आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने अक्सर खबरों में या अपने आसपास सुना होगा। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आखिर ये जीडीपी है क्या? सीधे शब्दों में समझे तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर, और प्रोडक्ट में आते हैं वो सभी वस्तुएं, गुड्स और सर्विसेज जो एक साल के अंदर हमारे देश में प्रोड्यूस हुई हों। आप मुख्य रूप से 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके, जैसे कार, बोतल, खिलौने, मोबाइल एक्सेट्रा। और दूसरा, कोई सर्विसेज देकर, जैसे डॉक्टर, वकील, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, या फिर कोई नाई जो बाल काटकर अपनी सेवा देता है। इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का एक मूल्य यानी वैल्यू होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 रुपए में बाल कटवाए तो 100 रुपए उस सर्विस की वैल्यू हुई। अगर आपने 10 रुपए में कोई बोतल खरीदी तो 10 रुपए उस गुड्स की वैल्यू हुई। तो एक साल के अंदर देश की सीमा के भीतर प्रोड्यूस इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को ही जीडीपी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आकर कुछ बनाती है तो वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा, ना कि अमेरिका की जीडीपी में। यही कारण है कि हमारी सरकार मेक इन इंडिया पर इतना जोर देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मॉल में एक दुकान कपड़े बेच रही है, एक बाल काट रहा है, एक टैरो कार्ड रीडर लोगों का भविष्य बता रहा है और अपनी सेवाएं दे रहा है, एक बर्तन बेच रहा है। मॉल के भीतर फ्लोर पर गुड्स और सर्विसेज अलग अलग तरह से बेची जा रही है। अगर हम मॉल में बिकने वाली हर चीज की कीमत नोट कर लें और ये प्रक्रिया पूरे साल भर जारी रखें, और अंत में उन सभी कीमतों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो उस मॉल की जीडीपी होगी। ठीक इसी तरह एक देश में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उसका कुल मूल्य यानी टोटल उस देश की जीडीपी होता है। अब सवाल ये उठता है कि जीडीपी कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इतने एफर्ट्स आखिर क्यों लगाए जाते हैं इसे मापने के लिए? तो इसका जवाब है, अगर जीडीपी एक साल बढ़ता है तो इसका मतलब है कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज्यादा हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। वहीं अगर जीडीपी हर साल नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो रहा है। जब प्रोडक्शन कम होता है तो सेल्स कम होती है, जिससे बिजनेसेस की कमाई घट जाती है और लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी नीचे आ जाती है। जीडीपी से हमें अपने देश की आर्थिक सेहत का पता चलता है। इसी के आधार पर सरकार अपनी नीतियां बनाती है। जब जीडीपी का डेटा आता है तो हमें अपनी कमियों का पता चलता है, और बिना कमियों को जाने हम अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में यूएस की जीडीपी नंबर 1 पर है, लगभग 30.4 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर चाइना आता है, जिसकी अर्थव्यवस्था 19.6 ट्रिलियन डॉलर की है। फिर जर्मनी 5 ट्रिलियन डॉलर, जापान 4.4 ट्रिलियन डॉलर, और पांचवें नंबर पर भारत आता है, जिसकी 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। ये रेटिंग समय समय पर बदलती रहती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब कैलकुलेट कैसे होता है? मान लीजिए एक कंपनी है जिसने एक जगह से बैटरी खरीदी, दूसरी जगह से चिप खरीदी और फिर एक मोबाइल बनाकर बेच दिया। तो क्या वो बैटरी का खरीदा हुआ प्राइस जीडीपी में जोड़ा जाएगा? और अगर जोड़ा जाएगा तो जो फाइनल मोबाइल बेचा गया उसका प्राइस जीडीपी में जोड़ा जाएगा या नहीं? अगर दोनों का प्राइस जीडीपी में जोड़ा जाएगा तो एक बैटरी का प्राइस 2 बार काउंट हो जाएगा, जिससे प्रोडक्शन कैलकुलेट करने की हमारी प्रक्रिया गलत हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए, इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे ऑमलेट खाना है और मैं बाजार में अंडे खरीदने गया, तो उसका जो प्राइस होगा वो जीडीपी में जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई बेकरी वाला है, वो अंडे खरीदता है क्योंकि उसे केक बनाना है बेचने के लिए, तो वो अंडे का प्राइस जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि वो जो फाइनल एंड फिनिश प्रोडक्ट है केक, उसका प्राइस जीडीपी में जोड़ा जाएगा। इसी तरह से हर प्रोडक्ट के लिए ये प्रोसेस ये लागू होता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस सारे प्रोडक्ट के लिए लागू होती है। इन सारी चीज़ों का हिसाब सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी सीएसओ रखता है कि कौन सी चीज़ बिजनेस ओनर पे करके ले रहे हैं और कौन कंज्यूमर खरीद रहा है। इसमें वो प्रोडक्ट काउंट होते हैं जो प्रोड्यूस होकर बिके हैं। अगर मैं अपने घर में लकड़ी का कोई प्रोडक्ट बनाकर रख लूं और उसे घर पर ही रखूं, उसे बेचूं ना, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। जीडीपी दो ही केस में बढ़ता है। पहला, गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हुआ हो तो इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। दूसरा, जब उत्पादन उतना ना हो लेकिन कीमतें बढ़ी हो, जिसके कारण जीडीपी बढ़ गई हो, इसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं।
इसलिए जब सरकार आपके सामने जीडीपी का डेटा रखती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वो रियल जीडीपी है या फिर नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी का जो मुख्य उद्देश्य है, वो देश के गुड्स एंड सर्विसेज का वास्तविक उत्पादन बताना है। इसलिए जो दूसरा केस है, जिसमें प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, अगर हम उसे कंसीडर करेंगे, तो देश की एक्चुअल इकोनॉमी का पता नहीं लग पाएगा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक बेस ईयर लिया गया है। जैसे भारत में जो जीडीपी निकाला जाता है, वो साल 2011-12 को बेस ईयर मानकर निकाला जाता है। जब आप न्यूज़ में जीडीपी का डेटा देखते होंगे, तो 2 तरीके से जीडीपी का डेटा आपको दिखता होगा। पहला, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसका मतलब है कि 2011 को बेस ईयर लिया गया है। और दूसरा तरीका है जीडीपी एट करंट प्राइस। इसका मतलब है कि इसमें जो बेस ईयर है, वो करंट ईयर लिया गया है। फैक्ट्री के अंदर जब प्रोडक्ट बनता है, तो उस समय उस पर टैक्स शामिल नहीं होता। उस समय जो प्राइस होता है, उसको फैक्टर प्राइस बोला जाता है। और जब उसमें टैक्स ऐड हो जाता है, तो उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। 2015 से पहले जीडीपी फैक्टर प्राइस से कैलकुलेट होता था, और उसके बाद से मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होने लगा है। एक घर में जिसमें 4 लोग हैं, और उस घर की आमदनी 100 रुपए है, और दूसरा घर है जिसकी आमदनी 120 रुपए है, पर उस घर में 20 लोग रहते हैं। तो भले ही दूसरे घर की ज़्यादा आमदनी हो, लेकिन पहला घर ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा। यूके और इंडिया का जीडीपी लगभग सेम है, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कम पॉपुलेशन की वजह से यूके को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। यूके और इंडिया का जीडीपी तो सेम है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यूके का पर कैपिटा इनकम साल 2023 के हिसाब से 46,812 यूएस डॉलर है, और इंडिया का पर कैपिटा इनकम साल 2023 के हिसाब से लगभग 2,236 डॉलर है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर, जीडीपी बाय इनकम, जीडीपी बाय प्रोडक्शन। लेकिन सब लेकिन इन सब चीज़ों में आपको और हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम है। लेकिन सरकार जब आपके सामने जीडीपी का डेटा रखती है, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि वो नॉमिनल जीडीपी है, या रियल जीडीपी है, या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है, या फिर जीडीपी एट करंट प्राइस है। जीडीपी ग्रोथ रेट एक बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट होता है। अगर पिछले साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी 100 था, और फिर इस साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी अगर 105 है, तो जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% होगी। पर जीडीपी की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर यानी गैर संगठित क्षेत्र के डेटा को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इंडिया में मैक्सिमम सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी दिक्कत इसमें यह रहती है कि शेल कंपनीज की, जो एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स बचाने के लिए ही खोली जाती है, और ये जीडीपी में काउंट हो जाती है। क्योंकि सरकार का फायदा होता है इसे ऐड करने में, तो इसको ऐड कर दिया जाता है। इस पर कार्रवाई नहीं की जाती। 2019 में एमसीए की रिपोर्ट आई, तो पता चला कि 36% कंपनीज शेल कंपनीज है। मतलब ये बस टैक्स दिखा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, और एक्चुअली में कोई सर्विस या गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है। लेकिन इनका डेटा फिर भी जीडीपी में काउंट है। ऐसी ट्रिक्स हर गवर्नमेंट करती है अपने जीडीपी के डेटा को ऊपर करने के लिए। और अंत में सबसे दिलचस्प बात, अगर जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री है जहां जीडीपी का रेट भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा रूप को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।